हाँ देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 4 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने इस ऑर्गेनिक रिएक्शन ORM 4 इसको बोलते हैं, और इसमें हम लोग मेन कवर अप करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग कवर करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक समझ लेते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, किस तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो देखिए एक पहला एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल लिखा हुआ है, इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन 2 एटम्स और ग्रुप, जिसको यहाँ YZ बोला हुआ है, आर रिमूव्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड जनरली रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में आप देखेंगे कि कुछ एटम्स ऐसे होंगे या कुछ ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, है ना, या कई बार उनको लीविंग ग्रुप बोल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ जनरल फॉर्म में लिख दिया गया X, Y एंड Z, ठीक है। और ये दोनों एटम एलिमिनेट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एलिमिनेट हो रहे हैं, और इसके एलिमिनेशन की वजह से इन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि एलिमिनेशन ऐसी रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें कुछ एटम या ग्रुप या कुछ लीविंग ग्रुप लीव आउट करते हैं, और उनकी निकलने की वजह से अनसैचुरेटी आती है। इन जनरल देखा जाता है कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हैं, है ना। तो ये हम लोग एक बात यहाँ पर लिख सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है वो बढ़ जाती है। प्रोडक्ट की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है, ज्यादा होती है रिएक्टेंट केस में, है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीजेज, ठीक है। ये एक तरह से पहचान होती है एलिमिनेशन रिएक्शन की, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ने लगे, है ना, मान लो रिएक्टेंट में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, या रिएक्टेंट में मान लो कि एल्कीन है, प्रोडक्ट में एल्काइन बनने लगे, है ना, 2 पाई बॉन्ड आ गया। तो जब भी DU बढ़ने लगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीज होने लगे, तो समझ जाइएगा वो आपकी एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में DU इंक्रीज होता है। अब इसमें अगर हम लोग टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें, तो एलिमिनेशन रिएक्शन को जनरली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पहला टाइप होता है अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या कई बार उसको केवल बीटा एलिमिनेशन बोल देते हैं, और एक होता है अल्फा गामा एलिमिनेशन, ठीक है, या ओनली गामा एलिमिनेशन। तो अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है, अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं व्हेन टू ग्रुप आर लॉस्ट फ्रॉम सेम कार्बन एटम। अगर कभी ऐसा होने लगे कि 2 ग्रुप एक सेम कार्बन से कनेक्टेड हो और वो दोनों लीव आउट कर जाए, सेम कार्बन से कनेक्ट होकर वो क्या हो जाए, लीव आउट करने लगे, ठीक है। तो व्हेन टू ग्रुप आर लॉस्ट फ्रॉम द सेम कार्बन एटम टू गिव कार्बिन। अच्छा, जब भी अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होता है तो वहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है, उसे कार्बीन कहते हैं, ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन में इंटरमीडिएट हमेशा कार्बीन, या अगर नाइट्रोजन एटम पे कभी हो रहा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे एमीन वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे अगर अल्फा एलिमिनेशन होगा तो नाइट्रीन बोलेंगे, उस इंटरमीडिएट को क्या बोलेंगे, नाइट्रीन। कार्बीन इन जनरल ऐसे लिखा जाता है CH2, और उस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई जाते हैं, ये कार्बीन होता है, ठीक है। ये फ्री रेडिकल का बड़ा भाई है। फ्री रेडिकल में CH3 होता है, एक रेडिकल होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे 2 आपको इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहे होते हैं। और नाइट्रीन ऐसे लिख सकते हो NH, और इस पे दिखा दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब भी अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होता है तो वहां पर इंटरमीडिएट इनमें से ही कोई बन रहा होता है ना। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कार्बीन बनने लगते हैं, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में नाइट्रीन बनने लगते हैं, और इसे हम लोग 1-1 एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन इज आल्सो नोन एज 1-1 एलिमिनेशन, ठीक है। ये एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे ये आपका कंपाउंड है, ठीक है, इसमें 2 ग्रुप दिखाए गए X और Y, ये दोनों लीविंग ग्रुप होंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, X भी निकल रहा है और साथ ही साथ Y भी निकल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे इस सेम कार्बन पे जिस अटैच थे वहां पर आपको एक इंटरमीडिएट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसको यहाँ पे नाम क्या दिया जा रहा है, कार्बीन, ठीक है। हाँ, क्या हो गया, खाली एक लोग है,
देखो ये लोन पेयर लग रहा है देखने में, बट इसको लोन पेयर बोला नहीं जाता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। लोन पेयर इसको इसलिए नहीं बोला जाता है कि लोन पेयर टर्मिनोलॉजी कहाँ यूज होती है जब एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो। मेरा मतलब वो वाला है कुछ छूट के चला गया एक्स और वाई दोनों का बॉन्ड। हाँ हाँ, वो एक्चुअली बॉन्ड पेयर ही है, और हाँ तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बॉन्ड पेयर तो हो सकते हैं। बट कार्बीन में जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं इनको लोन पेयर नहीं, प्लस का रीजन अभी हम और क्लियरली समझा देते हैं। जैसे देखो ये एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है ना, इसमें एक्स यहाँ पे कार्बन पे क्या अटैच है, 2 हेलोजन अटैच है ना। हेलोजन भी हो सकते हैं या कोई दूसरे लीविंग ग्रुप भी हो सकते हैं। वैसे हेलोजन तो एक अच्छे लीविंग ग्रुप होते ही हैं, और अगर आपने कोई सुटेबल कैटलिस्ट ले लिया और यहाँ पे ये दोनों एक्स देखो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ना, जिन कार्बन से ये एक्स अटैच है उसको बोल रहे हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। और ये हमारा अल्फा के पड़ोस में जो बैठा है बीटा, और ये गामा। तो यहाँ पे अगर एक्स एलिमिनेट हो और इस तरह से एलिमिनेट हो जाए कि इस पे 2 ऑड इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए, ठीक है, जिसको हम लोग कार्बीन बोल रहे हैं, तो इस एलिमिनेशन को ही हम लोग नाम दे देते हैं अल्फा अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन, ठीक है। इस तरह का अब आपको लग रहा है ये कैसे हुआ, कैसे आया, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि ये कैटलिस्ट क्या है। जब तक वो कैटलिस्ट नहीं आपको बताया जाएगा तब तक उसकी एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो हम लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा करने पे सेम कार्बन पे 2 लीविंग ग्रुप अटैच्ड है और कैटलिस्ट लेने पे उसी कार्बन पे कार्बीन बनता हुआ दिखने लगे, तो समझ जाइएगा वो एग्जांपल हमारा किसका है, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन का। अल्फा अल्फा एलिमिनेशन नहीं, हाइड्रोजन तो नहीं है। मैंने वो सी एच सही कर दिया, तो हाइड्रोजन एक ही है उसमें, ठीक है। नहीं नहीं, इसमें डबल बॉन्ड आ नहीं पाता है। इसमें क्या होता है कि कार्बीन बनने के बाद फिर कुछ दूसरे प्रोडक्ट बनने लगते हैं, लेकिन एल्कीन इसमें नहीं बनता, ठीक है। अल्फा अल्फा एलिमिनेशन में ये खाता होती है, ठीक है। या वो रिंग बन सकती है, वो आगे की क्या सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। तो ये अभी बस एक एग्जांपल हमने लिया है इसका अल्फा अल्फा एलिमिनेशन में, ठीक है। अब देखो ये एलिमिनेशन किसी ना किसी रिएक्शंस में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसका सबसे जो फेमस या पॉपुलर एग्जांपल है वो राइमर टाइमर रिएक्शन है, ठीक है। राइमर टाइमर रिएक्शन पढ़ी आपने? यस, फिनॉल की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे मैं पूरी रिएक्शन अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं राइमर टाइमर रिएक्शन में जो रीजेंट लिया है उसका मैं फंक्शन आपको बता रहा हूँ। राइमर टाइमर रिएक्शन अगर पूरी रिएक्शन आप देखोगे तो पूरी रिएक्शन तो बेटा वो फिनॉल की होती है ना, उसमें फिनॉल लिया जाता है। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है बेस की केवल की वजह से, इसमें सैलिसल्डिहाइड बनने लगता है बेटा। ओएच के पड़ोस में आर्थो पे सीएचओ आता है, पैरा पे भी आता है, लेकिन मेजर ये वाला होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसी को राइमर टाइमर रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन उस राइमर टाइमर रिएक्शन में जो क्लोरोफॉर्म केवच लिया गया था, फिनॉल के रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस बेस के साथ कराते हैं ना, तो या ये जब क्लोरोफॉर्म और केवच आपस में रिएक्ट करते हैं, सबसे पहले यही दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब उस मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप होता है वो अल्फा अल्फा एलिमिनेशन का पार्ट होता है। देखो क्लोरोफॉर्म का ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ, ठीक है। और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेस के साथ, है ना। तो इसमें होता क्या है, देखो बेस का जो OH माइनस आयन होता है वो क्लोरोफॉर्म के इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कराता है। क्लोरोफॉर्म में बेटा एक ही हाइड्रोजन है अगर आप गौर से देखें, और ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है। ये आप कोई बता सकता है ये क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है? 3 से है ना, क्योंकि अगर वो H प्लस करके निकलेगा वहां जो कार्बन आयन बनेगा वो क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा। माइनस आई से तो हो ही रहा होगा, तो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग से भी स्टेबल, तो बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है ये, है ना। तो बेस जब देखता है कितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन बैठा हुआ है
तो ये क्या करता है, इसका एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कराता है। सबसे पहले ये इसी पे अटैक करता है और इसको निकालता है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक फिनोमेना और होता है कि जब ये OH इसको निकाल रहा होता है ना, उसी समय देखो इसका जो K+ आयन मतलब कटायन है ना, ये भी अपना एक रोल प्ले करता है। मतलब ये जो कटायन है ये देखता है कि इस पे क्लोराइड आयन बैठे हुए हैं, क्लोराइड काफी बल्कि होते हैं, थर्ड पीरियड के होते हैं, तो वो एक इन तीनों में से एक क्लोराइड को भी वो रिमूव करा देता है। मतलब एक साथ दो चीजें हो रही हैं, अगर गौर कीजिए कि इस अल्फा कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन को OH लेके भाग रहा है, ठीक है, और उसका एक क्लोरीन तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो पोटेशियम उसको बाहर निकालता है। तो एक साथ दो एटम निकल रहे हैं, एक साथ दो एटम निकल रहे हैं। अब एक चीज और गौर कीजिए, क्लोरीन तो पूरा बॉन्ड पेयर लेके भाग रहा है, मतलब क्लोरीन तो Cl- करके निकाल रहा है, लेकिन H अपना बॉन्ड पेयर छोड़ के आ रहा है ना, वो अपना बॉन्ड पेयर लेके नहीं जा रहा है। तो इस कार्बन पे आप देखिए तो देखो इस कार्बन पे दो क्लोरीन तो अभी जिंदाबाद रहेंगे, ठीक है, लेकिन इस पे दो ऑड इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे। वो ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए बता सकते हो? ठीक है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन आ गए है ना। और ये जो इंटरमीडिएट आपको बनता है वो दिख रहा है, यही है कार्बीन, यही आपका कार्बीन है। और कार्बन की पहचान होती है, कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है। कार्बन एक ऐसा इंटरमीडिएट होता है जिसमें कार्बन का ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये भी दिखा रही है कि कार्बन जो है इसीलिए उसको लोनकर नहीं बोलते, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है कार्बन का, ठीक है। कार्बन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, उसमें कार्बन क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। तो ये चाहे कि ऐसी स्पीसीज जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, क्योंकि इसका खुद का नहीं ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बन होते हैं या नाइट्रीन भी, इसकी जगह अगर कार्बन की जगह नाइट्रोजन होता तो नाइट्रीन बोल देते है ना। तो कार्बन और नाइट्रीन जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, है ना। और ये हम लोग आपके सिलेबस में यही एक ऐसी रिएक्शन है, एक ये एक दो रिएक्शन ऐसी है जिसमें कार्बन बनता है इनका, एक आप राइमर्टिव रिएक्शन में पढ़ेंगे और एक है कार्बन एमीन रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना, वो एमीन चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो उसमें बस अभी मैं पूरी राइमर्टिव रिएक्शन पूरी नहीं बता रहा हूँ, जब पढ़ेंगे वहां पे तो एरोमेटिक कंपाउंड में तो यहाँ तक तो हम आइडिया, क्लोरोफॉर्म में बेस मिलाते हैं तो क्लोरोफॉर्म बेस मिलाते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनने लगता है जिसको कार्बीन बोलते हैं। और ये कार्बीन फिर फिनॉल रिंग पे अटैक करता है, जो कि फिनॉल रिंग हमारी न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन रिंग क्या होती है, बेंजीन रिंग खुद भी न्यूक्लियोफाइल होती है। तो ये कार्बीन आप देखो ना, ये बेंजीन रिंग पे अटैक करके तब जाके वो बनता है सैलिसाइलाइड। एक बार उसकी आर्थो पे अटैक होगा, एक बार उसकी पैरा पे अटैक होगा, ठीक है ना। तो कुछ समझ में है कि नहीं है? तो ये अभी एग्जांपल जो मैंने दिया है वो अल्फा अल्फा एडिशन का दिया है ना। यहाँ पे सेम कार्बन पे जो ये दो एटम है ये दोनों निकल रहे हैं, इधर Cl भाग रहा है, इधर H को OH लेके जा रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इसको अल्फा एलिमिनेशन बोल रहे हैं। हाँ, वो आपको फिर पहले जुड़ेगा और पैरा फिर जुड़ेगा, क्योंकि फिनॉल और ऑर्थो पैरा डायरेक्टली जुड़ते हैं, ठीक है। तो आगे बात समझ में आ गई? अच्छा, अल्फा एलिमिनेशन लेकिन एग्जांपल कम देखने को मिलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन के एग्जांपल बहुत रेयर मिलते हैं। जो ये वाला एलिमिनेशन है बीटा एलिमिनेशन, ये ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा एग्जांपल आपको बीटा एलिमिनेशन के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, देखिए इसमें कह रहे हैं व्हेन टू ग्रुप आर लॉस्ट फ्रॉम adjacent atom, so that a new pi bond is formed, also called L1-2 elimination। देखिए बोलते हैं कि अगर कभी दो ग्रुप अगल बगल मतलब एडजेसेंट एटम से निकल रहे हों, ठीक है,
मतलब लीविंग ग्रुप अगर एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हो, एक अल्फा कार्बन पे लगाओ तो दूसरा लीविंग ग्रुप बीटा कार्बन पे लगाओ, ठीक है। तो दो लीविंग ग्रुप अल्फा बीटा पे लगे हो और उनके निकलने की वजह से एक नया पाई बॉन्ड बन रहा हो, मतलब एल्कीन टाइप का कंपाउंड बन रहा हो, एल्कीन ये भी बन सकता है। तो इस तरह के एलिमिनेशन को ही बीटा एलिमिनेशन या कई बार इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। और तो नंबरिंग टू एलिमिनेशन भी हो सकते हैं, अल्फा कार्बन को 1 बोल दिया तो 2 बोल दिया, तो इसको 1-2 एलिमिनेशन भी किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल और भी कोई एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे देखिए x लीविंग ग्रुप है ना, और एक y लीविंग ग्रुप है। x आपका अटैच्ड है, जिस कार्बन से उसको बोल दिया मैंने अल्फा, तो y अल्फा को पड़ोस वाले को बोल दिया मैंने बीटा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, x भी निकल रहा है और y भी निकल रहा है ना, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि एडजेसेंट कार्बन पे दो लीविंग ग्रुप लगे हों और उनके निकलने की वजह से उन दो अल्फा बीटा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन या ओनली बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल आपका वही एग्जांपल है, कोई खास ऐसा नहीं। इसमें चलो एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लिए कि यहाँ पे एक मैंने ले लिया विक डाई क्लोराइड, मैंने क्या ले लिया, विक डाई क्लोराइड। विक कब यूज करते हैं, जब दो हेलोजन एडजेसेंट कार्बन से कनेक्टेड होते हैं तो वहां पे विक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ दो क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन से कनेक्टेड, तो कॉमन नेमिंग में विक यहाँ पर लिख दिया था, विक मतलब विशनल होता है, ठीक है। और एक क्लोरीन जिस कार्बन से है उसको अल्फा बोल दिया, तो दूसरे अल्फा वाले, अल्फा के बगल वाले कार्बन को मैंने बोल दिया बीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग एक ले ले यहाँ पे ले ले हम लोग कैटलिस्ट ले लिया जाए अल्कोहलिक KOH, क्या ले लिया जाए, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो जानते हैं ये क्या कराएगा, हाँ ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराता है, ठीक है। और ये क्या कराएगा, इन दोनों क्लोरीन को बारी बारी से एलिमिनेट कराएगा। ये दो, अच्छा इस कैटलिस्ट का खास बात क्या बता देते हैं अभी, क्योंकि अभी आगे आएगा, अभी तो आया नहीं है ना। तो एल्कोहलिक क्या करता है, ये इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजेनेटिक एजेंट होता है। ये कैसा एजेंट होता है, डीहाइड्रो हेलोजेनेटिक एजेंट। इसका मतलब ये अल्फा कार्बन, देखो डी मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजेनेटिक मतलब हेलोजन, मतलब ये अल्फा कार्बन से हेलोजन को निकाला करेगा और बीटा कार्बन से H को निकाला करेगा। ये पूरा पूरा HX मॉलिक्यूल को निकाल देता है। इसका काम ही क्या है, ये पूरे पूरे एल्किल हैलाइड से क्या निकालेगा, पूरा पूरा HX मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जैसे देखो ये, जैसे मैंने इसको अल्फा यहाँ मान लिया इस वाले कार्बन को, ठीक है। तो अल्फा कार्बन से ये Cl को निकालेगा, तो उसके पड़ोस वाले बीटा से H को चुराएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर HCl निकल जाएगा तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये पहले स्टेप में यहाँ पर, पहले स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक Cl बैठा हुआ, अभी भी लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये फिर क्या करेगा, फिर इसका एक बार 1 मोल और लेना होगा, 2 मोल कम से कम चाहिए होंगे। अब ये फिर से अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराएगा। अब कि इसको अल्फा मान लो जिससे क्लोरीन कनेक्टेड है, और इसको बीटा, तो 1 मोल HCl और एलिमिनेट करा देगा, ठीक है। तो ये 2 बार अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराएगा, तो फाइनली यहाँ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, एल्काइन। हाँ मतलब वो अभी मैग्नीस से क्लियर हो जाएगा, हाँ हाँ ये क्लियर है। अभी बिना मैग्नीस की बता रहे हैं तो वो चीज समझ में नहीं आएगी। इधर साइड क्या है, नहीं इसके उससे ज्यादा निकलने की टेंडेंसी इधर वाले है ना, वो भी एक बनेगा, बस बहुत माइनर टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, तो वो मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बस मैंने लिया है कि जो अल्कोहलिक KOH होता है वो एल्किल हैलाइड से अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराता है, ठीक है। इसका काम क्या है, अल्फा कार्बन से निकालेगा Cl को, बीटा कार्बन से H को, ठीक है ना। सर ये 1 स्टेप में नहीं होता, 1 स्टेप में देखो, वैसे तो मेन प्रोडक्ट ये लास्ट वाला है,
होगा तो ये स्टेप आई, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में ये ऐसे लिख के आ गया और पूछा जाए कि मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, मतलब ये वाला पार्ट आप मन में समझ सकते हो कि एक बार ये ClOEH निकला है ना, और एक बार इधर वाली से निकाल दो, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, ठीक है। सर सर अगर वन इक्विवेलेंट हो तो सर वही बनेगा। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? सर अगर वन इक्विवेलेंट होगा तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप रुक जाएगा। हाँ, अगर वन इक्विवेलेंट होगा तो वो पहले ही प्रोडक्ट में रुक जाएगी, फिर नहीं जा पाएगा, ठीक है। वो तो फिर सब दो इक्विवेलेंट या एक्सेस में लेना पड़ेगा, है ना सर तभी सर हाँ बोलो। सर सेकंड वाले स्टेप में सर जैसे राइट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाला तो सर लेफ्ट से भी निकाल सकते थे। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि इधर से भी H निकल सकता है, लेकिन अभी जब इसकी मैकेनिज्म पढ़, ये देखो, ये अभी मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने तरह के एलिमिनेशन होते हैं। तो वो मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, तो वहां पे आप देखोगे कि इधर से निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इधर से माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अभी सैडजफ रूल जब पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। सैडजफ रूल बोलता है, अभी चलो मैं टू द पॉइंट बता देता हूँ। सैडजफ रूल बोलता है कि उस बीटा कार्बन से H निकालना चाहिए जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम हो, तो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे आपको कंफ्यूजन हो रही थोड़ी कि इस बीटा से निकाले कि इस बीटा से निकाले, तो निकल तो वो दोनों से तरफ से रहेगा, मतलब बनेंगे दो प्रोडक्ट, एक की परसेंटेज ज्यादा होगी, एक की कम होगी। तो इधर देखो दो हाइड्रोजन है बीटा, तो इधर से H निकलने वाला प्रोडक्ट ज्यादा परसेंटेज यील्ड के साथ बन रहा होगा, वो मेजर होगा, और इधर से भी कुछ परसेंट बन रहा होगा बट वो माइनर होगा। हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन आता है सर ज्यादा। हाँ बोलो। सर जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा सर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वहां से हाइड्रोजन निकलने की टेंडेंसी ज्यादा क्यों होगी? फिर से बोले क्या कह रहे? सर जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा सर वहां पे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना वो, तो सर वहां से हाइड्रोजन निकलने की टेंडेंसी ज्यादा क्यों होगी, किसी वाले से नहीं? देखो बेटा, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव से हम लोग तब तक नहीं समझ पाएंगे ना जब तक उसकी आप मैकेनिज्म नहीं देखोगे, है ना। वो जो मैंने आपको सैडजफ रूल बताया है वो मैकेनिज्म बेस्ड है, ठीक है। अल्फा पता है उसको माना जाता है जिससे मतलब एलिमिनेशन रिएक्शंस में अल्फा कार्बन उसको बोल देते हैं जिससे लीविंग ग्रुप डायरेक्टली बाउंडेड होता है, और बीटा उसके पड़ोस पड़ोस दाएं बाएं वाला कोई भी हो सकता है। हाँ, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हो। इस एग्जांपल में अल्फा आप किसी को भी मान सकते हो, है ना, क्योंकि दोनों हैलोजन सेम ही है, ठीक है। तो मैंने जैसे एज्यूम कर लिया ये अल्फा तो ये बीटा, लेकिन आप कहो नहीं सर मैं इसके रिस्पेक्ट में मानना चाहता हूँ, तो ठीक है, फिर वो अल्फा ही बीटा है ना। लेकिन मैं पहले इसी को निकाल रहा हूँ, इसको अल्फा मान रहा हूँ, तो फिर मैं इसी को निकाल रहा हूँ। हाँ, जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो वो अल्फा, और जिसके डायरेक्टली बॉन्डेड वाले कार्बन बीटा। ना बीटा से, उस बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन का नंबर कम, वो भी आगे उसका एक्सप्लेनेशन आगे ही मिल पाएगा, अभी मैं बस आपको टू द पॉइंट बता पा रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर तीसरा टाइप का एलिमिनेशन होता है गामा एलिमिनेशन, ठीक है। गामा एलिमिनेशन जो होता है इसको 1,3 एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो ये है, जैसे एक आपको उसने दे दिया 3 कार्बन की चेन है ना, अब एक X जुड़ा है जिस कार्बन से, उसको मैंने मान लिया अल्फा कार्बन या 1 भी बोल सकते हो, ठीक है। और अल्फा से डायरेक्टली बॉन्डेड को बीटा बोल दिया, सेकंड कार्बन को बीटा बोल दिया, और थर्ड कार्बन को मैंने गामा बोल दिया। और यहाँ कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है हम लोग को कि X और Y दोनों एक साथ निकल रहे हैं, और जब ये दोनों निकल रहे हैं तो अल्फा कार्बन गामा कार्बन से कनेक्ट होकर एक 3 मेंबर रिंग बना रहा है, मतलब साइक्लोप्रोपेन टाइप की एक रिंग बनती हुई
दिख रही है ना, दिख रही है। तो यहाँ पे अगर केवल हम लोग एलिमिनेशन के टाइप को समझें तो ये आपका अल्फा गामा एलिमिनेशन या 1-3 एलिमिनेशन कहलाएगा, या ओनली गामा बोल सकते हैं, कोई अल्फा तो अंडरस्टूड है कि अल्फा से तो कुछ निकल ही रहा होगा, है ना। तो एक लीविंग ग्रुप अल्फा से निकल रहा है और दूसरा लीविंग ग्रुप गामा पोजीशन से निकल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा एलिमिनेशन बोलते हैं अल्फा गामा में। तो ये 3 तरह के, मतलब आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ डालेंगे, एलिमिनेशन अगर कहीं हो रहा होगा तो या तो वो अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होगा, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, या अल्फा गामा होगा, मतलब वो इन 3 में ही किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब इसमें आते हैं कि इनकी मैकेनिज्म के बारे में। तो देखो सबसे जो मेन है हम लोगों के सिलेबस में वो है बीटा एलिमिनेशन, और उसी की मैकेनिज्म हम लोग को पढ़नी है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो मेन पढ़ने वाले हैं, जो मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बीटा एलिमिनेशन जो है उनको, इनकी मैकेनिज्म को 3 तरह से एक्सप्लेन किया गया है, उनको मैकेनिज्म को देखा गया तो 3 तरह से उनकी मैकेनिज्म हो सकती है, ठीक है। 3 मतलब प्रपोज्ड मैकेनिज्म दी गई है, जिसमें पहली मैकेनिज्म E1 है ना, E1 मैकेनिज्म बोलते हैं, दूसरी है E2 और तीसरी बनती है E1C, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं ना किसके टाइप पढ़ रहे हैं। हाँ, ये अल्फा बीटा एलिमेंट, क्योंकि ये इसमें मैंने 6 सितारे इसलिए लगाए क्योंकि यही सबसे मेन है ना। मतलब पूरे मतलब कि ऑर्गेनिक में हम आप म्यूट हो गए। बस वो गिनी चुनी कुछ रिएक्शंस में देखने मिलेगा, अदरवाइज अगर एलिमिनेशन कहीं हो रहा होगा तो वो अल्फा बीटा ही एलिमिनेशन हो रहा होगा, ठीक है ना। सारी बात समझ, मतलब सबसे मोस्ट कॉमन एलिमिनेशन अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और उसी की 3 तरह के मैकेनिज्म एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे E1 मैकेनिज्म, ठीक है। E1 मैकेनिज्म क्या होती है और कैसे इसमें प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, चलिए E1 मैकेनिज्म समझते हैं। E1 मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि ये मेनली अकर होती है अल्कोहल्स में और एल्किल हैलाइड में, ठीक है। ये अल्कोहल्स में और एल्किल हैलाइड में देखने को मिलती है, ठीक है। एग्जांपल लिया गया है अल्कोहल का, ठीक है, और यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया है। अल्कोहल में E1 तब होगी जब अल्कोहल की रिएक्शन किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ कराएंगे। अल्कोहल के लिए सबसे बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट यही होता है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन इसके साथ टेम्परेचर रेंज बड़ा स्पेसिफिक है, 140 to 160 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर रेंज में जब कराएंगे तभी उसका डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है ना। तो ये भी मतलब इंटरेस्टिंग बात है। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो इसमें अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट बताया जाए, मतलब बिना मैकेनिज्म को देखे हुए बोला जाए, तो ऐसे बोल सकते हो कि अल्फा कार्बन पे कनेक्टेड है OH अल्कोहल का फंक्शन हो, ठीक है, और बीटा से एक H, ये दोनों बेटा एलिमिनेट हो जाएंगे। अल्फा से निकल जाएगा हमारा OH और साथ ही साथ बीटा से निकलेगा हमारा हाइड्रोजन, है ना। तो देखो क्या बनना चाहिए इसमें, ऐसा होगा तो एक वैलेंसी अल्फा कार्बन की फ्री हो जाएगी, एक बीटा कार्बन की फ्री हो जाएगी। इसका मतलब अल्फा बीटा कार्बन के बीच में आ जाएगा पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना। सिग्मा तो था ही, पाई और आ गया, तो आपको एल्कीन बनते हुए दिखाई देगा। अल्फा बीटा हमेशा एक, मतलब एक जो निकलेगा वो और सकता है, एक हाइड्रोजन हमेशा होगा, एक हाइड्रोजन हमेशा होगा। हाँ ठीक है, पिछले वाले केस में 2 Cl थे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि दोनों Cl निकल जाए, पहले HCl फिर एक और HCl, नहीं वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि जो आपका एजेंट है वो कैसा है जिसके साथ ट्रीट कराना। वहां पे हम लोगों ने ले लिया था अल्कोहलिक बेस, तो वो HCl निकाल रहा है। लेकिन अगर वहां पे जिंक बेस ले लेते हैं, है ना, तो वो पूरा Cl2 निकाल देता, तब तो एल्कीन बनकर रुक जाती है। ये अभी पढ़ेंगे ना, ये इसी में आएंगे सारे, ठीक है। तो एक एक करके वही हम लोग पढ़ना स्टार्ट ही किए।
तो E1 में हम लोग सबसे पहले अल्कोहल में पढ़ने जा रहे हैं। अल्कोहल एक E1 है ना, तो अल्कोहल में E1 जब होती है तो उसमें डिहाइड्रोजन ये लेते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर 140 to 160, तो उसमें प्रोडक्ट आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, एल्कीन, ठीक है, तो प्लस वाटर, क्लियर है। अब इसकी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, एल्कीन बन रहा है तो कैसे बन रहा है और इसकी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो देखिए मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, बेसिक है। देखिए पहले स्टेप में क्या है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपने लिया कंसंट्रेट। अब इसमें भी छोटा सा राज छुपा हुआ है। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, अच्छा होता है सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड होता है, कोई भी बोलेगा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड एक्वस तो ये ये मतलब एक्सप्रेस आधा ही क्योंकि पानी कम है और सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा है। देखो सल्फ्यूर जो हम लोग आयनिक इतने पढ़ते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड तब बोलते हैं जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होता है, मतलब इसको पानी में डिसॉल्व किया गया और पानी के मोल ज्यादा है और सल्फ्यूरिक एसिड के मोल कम है, तब तो ये 100% टूट जाएगा, मतलब आयनाइज हो जाएगा, है ना। लेकिन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जैसे मान लो 98% सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो कंसंट्रेट, तो आप समझ रहे हो कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है तो 98 ग्राम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और 2 ग्राम पानी है ना। बात समझ में आ रही, सॉल्वेंट बहुत कम है और आयनाइजेशन में जो हेल्प करता है वो सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब सॉल्वेंट इतना कम लिया हुआ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माना कि वाटर का बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्वांटिटी इतनी कम है कि वो उसको पूरी तरह से आयनाइज नहीं कर पाएगा। तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। वीक एसिड मतलब वो पार्शियली आयनाइज होता है और उसके वो दोनों H एक बार में नहीं देता है। वीक एसिड जानते हो ना, स्टेप वाइज आयनाइज होता है। तो इसका मेन इक्विलिब्रियम यही वाला बना था कि पहले स्टेप में ये कुछ H+ आयन दे रहा होगा बहुत थोड़े से और बाई सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। अब तब भी सॉल्यूशन में H+ आयन आ तो रहे ही होंगे, है ना, ऐसा तो नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है। और ये जो अल्कोहल है जिसके साथ आप रिएक्शन कराने जा रहे हो, अल्कोहल जो होता है एलिफेटिक अल्कोहल, ये एम्फोप्रोटिक होता है, मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, तो वो मीडियम के पीएच पे डिपेंड करता है। अब सॉल्यूशन में आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है कंसंट्रेट, उससे आने लगे H+ आयन, तो मीडियम स्लाइटली क्या होने लगा, एसिडिक होने लगा। तो यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव करेगा, मतलब यहाँ पे जो OH है आपका अल्कोहल का, OH कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। मैं लिख भी देता हूँ उससे आपको याद रहे, ठीक है, बेस की तरह बिहेव करेगा। और बेस को क्या पसंद होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन, है ना। तो जैसे ही सॉल्यूशन में H+ आयन शुरू होंगे तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देंगे इस पे H+ आयन को, है ना, क्योंकि अल्कोहल यहाँ बेसिक नेचर शो कर रहा है। और जब वो अटैक करेगा OH आयन H+ आयन पे, तो यहाँ पे एक आयन बनने लगेगा जिसको बोलेंगे ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम। ये अभी कहीं आया नहीं ऑक्सोनियम, अच्छा वो वाला नंबर वाइज हुआ। तो ऑक्सोनियम आयन आपका बहुत बढ़िया क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है ना। ऑक्सोनियम आयन इज ए गुड लीविंग ग्रुप, बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये साउथ की एक मूवी है पुष्पा, ये वही मूवी देख के आया है। उसमें डायलॉग है ना कि मैं झुकेगा नहीं, और ये बोलता है मैं रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये जब भी बनता है ना तुरंत ये थोड़ी तेजी से निकलता है, बहुत अच्छा लीव हुआ। तो अगले स्टेप में ये बाहर भागेगा, है ना, ये लीव आउट कर जाएगा बेटा। ऑक्सोनियम आयन किसी भी मैकेनिज्म में बनने तो आप समझ जाना कि अगला स्टेप में वो लीव ही करेगा पहले से, बाकी जो भी होगा वो बाद में होगा, ठीक है। तो ये रुकेगा नहीं और तुरंत वाटर बाहर निकलेगा और एक कार्बोकैटायन बना देगा। अच्छा ये पूरा बॉन्ड पेयर लेके भाग रहा है ना। ये बेटा ऑक्सीजन जो है वो कार्बन का जो बॉन्ड पेयर है वो लेके भाग रहा है, तो उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। देखो बन रहा है, उस कार्बन पे कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अच्छा ये कार्बोकैटायन देखा जाए तो ठीक ठाक स्टेबल भी दिखता है ना। ये कार्बोकैटायन ठीक ठाक स्टेबल है क्योंकि इस समय 2 डिग्री है, तो पड़ोस वाले कार्बन दोनों 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री से 1 डिग्री में जाएगा नहीं।
है ना, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट होने के चांस नहीं है। तो एक बात ये समझ में आई कि इवन मैग्नीज जो होती है उसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकटायन बन जाता है। से एक बार भी समझ आएगी कि इवन मैग्नीज में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है ना। तो जब जब कार्बोकटायन बनता है तो पॉसिबिलिटी होती है रीअरेंजमेंट करने की, यहाँ पे लेकिन वो स्टेबल है इसलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, ये स्टेप स्लो स्टेप होता है, ठीक है। जब ऑक्सोनियम आयन निकलता है और ये कार्बोकटायन बनता है, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही या इसे ही हम लोग स्लो स्टेप बोल सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप फास्ट होता है। उसमें क्या होता है, देखो ये कार्बोकटायन के पड़ोस वाला ये वाला कार्बन, ठीक है, कार्बोकटायन के पड़ोस वाले कार्बन, ये एक्चुअली अल्फा नहीं बीटा होगा, है ना, क्योंकि शुरुआत में हम लोगों ने अल्फा किसको बना था, अल्फा तो जिससे ओएस कनेक्ट है, तो उसके पड़ोस वाला बीटा है, तो ये है एक्चुअली बीटा। तो अब क्या होगा, अब बारी आएगी इसकी बेस की। देखो सबसे पहले स्टेप में फिर से बात हो, सल्फ्यूरिक एसिड जब आयनाइज हुआ था H+ आयन में, तो साथ में उसका एक कॉन्जुगेट एनायन बना था। और ब्राउनस्टेन लॉ थ्योरी बोलती है कि वीक एसिड का एनायन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना। तो ये जो HSO4- आयन है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये अभी तक किसी तरह से पेशेंस रखे हुए है और वो वेट कर रहा है कि मौका मिले कार्बोकटायन बने, तो कार्बोकटायन के पड़ोस वाला बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को चुरा के भागे। ये बीटा कार्बन के क्यों वेट कर रहा है, कोई बता सकता है कि बीटा कार्बन से क्यों ऐसे लेके भाग रहा है, पहले ही क्यों नहीं भाग गया। क्योंकि कार्बोकटायन जो है बहुत अनस्टेबल स्पेसीज है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन बहुत एसिडिक नहीं है। अगर आप समझो, अगर वो आप देखो यहाँ पे बेस यहाँ से क्यों नहीं निकाल रहे, क्वेश्चन मन में उठना चाहिए सबके कि ये सर बहुत अच्छा बेस है तो पहले ही से निकाल ले यहाँ से, लेकिन यहाँ से निकालने का नहीं, क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये बैठा है। अगर वो निकालेगा तो फिर इस H को निकालेगा ना, O से साथ कनेक्ट करें उसको, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन के बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को ऐसे समझो कि अगर वो बीटा कार्बन का H निकालेगा तो उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो कार्बन है उतना स्टेबल नहीं होगा। और अगर O पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। इसलिए वो यहाँ पे नहीं। अच्छा, और फिर बात आती है कि सर मतलब कि अल्टीमेटली इसका निकाल तो सकता है, तो वहां पे बॉन्ड एनर्जी का भी टर्म आता है कि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कार्बन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, ठीक है। तो वहां पे वो वाला पाथ जो है वो बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिकली फिजिबल भी नहीं है ना, कि पहले स्टेप में वो निकाल दे। अब यहाँ पे वो मजबूरी खड़ी हुई है, आप ध्यान से समझो कि ये बीटा अल्फा कार्बन पे कार्बोकटायन बन गया है, वो बहुत अनस्टेबल है, वो स्टेबल होना चाह रहा है, वो चीख पुकार कर रहा है बचाओ बचाओ, ठीक है। तो ये पड़ोस में ये H चुरा के भागने का बहुत बढ़िया यहाँ पे है मौका, क्योंकि ये H अगर लेके भागेगा तो तुरंत बॉन्ड पर घूम के इस कार्बोकटायन को क्या कर देंगे, स्टेबल कर देंगे, हमारा जो कार्बोकटायन हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो एक स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये H बहुत आसानी से निकल जाएगा, बात समझ में आ रही। अब ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है, अब है ना, पहले स्टेप में फिजिबल नहीं था क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ स्टेबिलिटी गेन कर, पहले से कंपाउंड स्टेबल था, है ना। यहाँ पे क्या है कि अब बगल में कार्बोकटायन बना हुआ तराही तराही मची पड़ी है, तो इस समय ये H लेके भागेगा और कोई इसको रोकेगा भी नहीं। अब ऐसे कोरोना टाइम जब चल रहा था, आपने सुना होगा कि सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो लोग ब्लैक में बेच रहे थे और लोग लेने को भी तैयार थे, क्योंकि जान बचानी मुसीबत है, क्या करे भाई, सिलेंडर 5,000 में मिल रहा है तो देने को तैयार थे लोग। अब इस समय कोई 1,000 का सिलेंडर 5,000 में बेचेगा तो कहेंगे भैया तुम रखो अपने पास, मिलना चाहिए, बोलो भाई, है ना। या फिर अगर किसी को जरूरत है तो मिलना तो महंगा क्यों हो गया, बात समझ में आ रही।
तो यहाँ पे वही बात है कि ये हाइड्रोजन के बगल बगल में मुसीबत खड़ी हुई है, कार्बन बहुत ज्यादा, तो वो तो सोचेगा चलो कोई एच लेके जा रहा है, लेकिन हमारा ये कार्बन तो स्टेबल हो रहा है ना। तो वहां पे कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए ये थर्मोडायनेमिक, तो बेस इसीलिए एग्जैजरेट कर रहा था कि पहले वो पाथ पहले स्टेप में एच निकाल पाना थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं था, लेकिन अब वो फिजिबल है। अब वो यहाँ से एच निकाल लेगा, है ना, और देंगे पाई बॉन्ड, ठीक है ना। अच्छा ये पायल कैसे, ये इसका एच निकालने का उपकरण सा हो जाएगा, ठीक है, एल्कीन बन जाएगी और सल्फ्यूरिक हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक तरह से कैटलिस्ट थी, तो था कैटलिस्ट द्वारा मतलब पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिटेन हो जाता है, ठीक है ना। बोलो नहीं है कितने स्टेप की है मैं दो स्टेप की। बनने का कोई ऑक्सीजन आयन निकलने का जो है वो एक स्टेप है। हाँ फिर देखो ये बहुत फास्ट होता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो इसमें जो पहला स्टेप होता है ना उसको इग्नोर मारा जाता है। मेन यहाँ से सोचो ऑक्सोनियम आयन से बना ये कार्बन आयन, ये आपका स्टेप 1 कहलाता है इसमें, और ये कार्बन आयन से एल्कीन बना, ये स्टेप 2 बना। इसलिए इन जनरल जो E1 काइनेटिक्स है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म कहलाती है, क्योंकि पहला एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट हो गई, उसको स्टेप में काउंट नहीं करते। हाँ बेटा आप कुछ पूछ रहे थे। सर कार्बोकेटायन में हाइड्रोजन क्यों निकलेगा? कार्बोकेटायन से हाइड्रोजन नहीं कार्बोकेटायन से हाइड्रोजन नहीं निकला, कार्बोकेटायन के पड़ोस वाले बीटा कार्बन से H निकल रहा है ना। और वो H इसलिए निकल रहा है कि जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एल्कीन बन रहा है। एक एल्कीन वैसे भी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है ना, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है पहले से मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ लास्ट तभी तो फास्ट है रिलेटिवली, ये वाला काउंट होगा उसका, यानी कि ये वाला जो स्टेप है ये वाला सबसे फास्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटरमीडिएट बनने के बाद वो जो एच निकाल रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन उतना एसिडिक कोई ना है, अब वो मजबूरी फंसी हुई इसलिए वो एच लेके भागा जा रहा है, क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाह रहा है, तो रिलेटिवली स्लो है। पहले वाले से दूसरे तीसरा वाले स्टेप काफी स्लो है, लेकिन सबसे स्लो है कार्बोकेटायन का बनना, ठीक है। इसलिए ये वाला स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग होगा, ठीक है। इसका जो एनर्जी प्रोफाइल बनता है ना वो ये इस तरह का बनता है, इसको ऊपर ले लेते थोड़ा सा, ठीक है। ये इस तरह का एनर्जी प्रोफाइल का बनता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं इसको देख के? यस इसमें पहले स्टेप में यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये ऑक्सोनियम आयन से कार्बोटाइन बनाए हैं, और कार्बोटाइन से फिर उसने फाइनल बना। अब यहाँ पे एक चीज आपको और एक बताई जाती है कि जब भी इवन हो रही होती है, जब भी इवन मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो उसके पैरेलल में थोड़ा सा SN1 से भी प्रोडक्ट बन रहा होता है, मतलब E1 और SN1 रिएक्शन पैरेलल हो रही होती है, ठीक है। ये काइनेटिक्स जो आपको ग्राफ है वो थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर पा रहा होगा कि एक कर्व सेकंड स्टेप में एक कर्व बनाया गया E1 के लिए और एक बनाया गया SN1 के लिए। तो जब भी E1 होती है ना तो कुछ परसेंट में सब्स्टिट्यूशन से भी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही? अब इसमें ये देखना होता है कि मेजर प्रोडक्ट किससे बन रहा है, E1 से या SN1 से। अब इसमें थोड़ा सा वो ग्राफ से ही समझ पाना इजी होगा आपके लिए। आप ये वाला पाथ देखो जरा, ये वाला पाथ जो है, यानी ये वाला यही रुक गया है, हाँ ये वाला ये है, ठीक है क्लियर। और SN1 वाला एक्सोथर्मिक होती नीचे जा रहा है,
देखो एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, तो ये यहीं पे रुक गया, देखो प्रोडक्ट की एनर्जी यहीं पे खत्म हो गई है ना। अब इसका डेल्टा एच निकालो जरा, तो वो डेल्टा एच आपका पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्शन की कम है, ठीक है। लेकिन SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये आपका यहाँ तक जा रहा है, लास्ट तक, ठीक है। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से देखो क्या हो गई, कम हो गई ना। तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सो। तो SN1 एक्सोथर्मिक होती है जबकि E1 एंडोथर्मिक, ठीक है। और एंडोथर्मिक को किस चीज की डिमांड होती है, हीट की, है। इसका मतलब अगर हाई टेम्परेचर पे कराएंगे तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, E1 पाथवे फॉलो होगा और मेजर प्रोडक्ट बनेंगे E1 से। और अगर आपने थोड़ा टेम्परेचर लो टेम्परेचर साइड ले लिया या लो टेम्परेचर पे यही रिएक्शन कराई तो E1 से बनेंगे प्रोडक्ट, लेकिन ज्यादा परसेंटेज में किससे बनने लगेंगे, SN1 से बनने लगेंगे। तो यहाँ पे ये चीज जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि E1 जब जब होती है तो पैरेलल में SN1 से भी प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, है ना। देखो इसको आप, मैं लिख देता हूँ नोट में, E1 and SN1 mechanism occurs parallel, occurs simultaneously. ठीक है, E1 SN1 हमेशा साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन बट एट हाई टेम्परेचर रेंज, ठीक है। अल्कोहल के लिए टेम्परेचर है 140 से 160 वाला, ठीक है। अल्कोहल कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना। तो बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर 140 से 60 पे एल्कीन फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट, मतलब उसमें E1 वाले प्रोडक्ट मेजर हो जाएंगे। लेकिन अगर यही ऊपर वाली रिएक्शन में बोला जाए, रिएक्शन आप 0 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास करा रहे हो, है ना, तो मेजर प्रोडक्ट आपके कौन से बनते हैं, SN1 से बनने लगते हैं, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, देखो SN1 में और E1 में अगर ध्यान देखो तो पहला स्टेप कॉमन है। SN1 में भी पहले लीविंग ग्रुप निकलता है, कार्बोडाइन बनता है, और E1 में भी अगर देखो तो लीविंग ग्रुप निकल रहा है, कार्बोडाइन बनता है। लेकिन SN1 और E1 में सेकेंड स्टेप से डिफरेंस आता है। अगर यहीं पे हम लोग क्या ले लें, टेम्परेचर कम ले लें, यही रिएक्शन कराएं लो टेम्परेचर पे 0 से 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये ऊपर वाली कितने पे करा रहे थे, ये ज्यादा पे करा रहे थे, 140 से 160 के बीच में करा रहे थे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अगर हम लोग इस टेम्परेचर पे कराएंगे तो यहाँ पे SN1 पाथवे फॉलो होने लगेगा, और SN1 पाथवे में ये जो HSO4 माइनस है, ये बेस की तरह नहीं बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और इस कार्बोडाइन पे सीधे अटैक मार के प्रोडक्ट बना देगा। आप समझ रहे हो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा R, वो पड़ोस वाला H नहीं निकालेगा, है ना, वो बेस की तरह नहीं बिहेव करेगा, वो वहीं पे अटैक करके OSO3H और ये वाली, ठीक है। तो ये अगर इसी क्वेश्चन में वो टेम्परेचर 0 से 25 के आसपास वाला लिख देता तो इसमें SN1 वाला ये वाला मेजर बनने लगता है, लेकिन उसने ऊपर टेम्परेचर शायद 140 से 60 वाला लिखा था ना, इसलिए हम लोग मेजर एल्कीन को बोल रहे हैं। यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि E1 काइनेटिक डोमिनेट SN1 पे, लेकिन अभी कुछ परसेंट में 5-10-15% लगभग ये बन जरूर रहा होगा पहले, ठीक है। माइनर प्रोडक्ट माना जाएगा लेकिन बन रहा होगा E1 पे, और हाई टेम्परेचर पे E1 हावी हो जाती है SN1 पे, ठीक है। तो ये जरूर देखिएगा E1 SN1 जब साथ साथ हो रही हो तो, ठीक है। ये कोई पॉइंट ऐसा पॉइंट है, ये थोड़ा वो ग्राफ से थोड़ा जल्दी समझ में आता है क्योंकि E1 रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, तो हाई टेम्परेचर पे वो फेवरेबल होती है,
और SN1 एक्सोथर्मिक होती है, वो रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है। ठीक है सर हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि सर जैसे पहले टेम्परेचर कम है तो SN1 हो रही है सर, लेकिन पढ़ाओगे तो वो इवन है ना। यस तो हाँ, लेकिन वही बात है कि अगर आप शुरुआत से करके चल ही रहे हो तो फिर तो इवन ही शुरुआत से लास्ट तक डोमिनेंट रहेगी, मतलब फिर मेजर प्रोडक्ट एल्कीन ही बनेंगे वहां पर। हाँ थोड़े बहुत कुछ परसेंट में भले ही बन जाए वो SN1 वाले, लेकिन ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। जो इवन है वो एसिड बेस है एक तरीके से। इवन का सेकंड इवन का सेकंड स्टेप एसिड बेस होता है ना, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, SN1 में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है सेकंड स्टेप। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शंस की एक हिंट होती है कि अगर वो बेटा आपसे पेपर में आपको अच्छा एक इसमें अब ये डाउट तो यहाँ पे आई गया कि सर हम कब जानेंगे कि हमें E1 से बनाना है या कब जानेंगे कि SN1 बनाना है, तो बेटा हमेशा वो आपको हिंट देगा। जैसे लिख दिया कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ तो बाकायदा 140 से 160 दे दिया, अगर 140 160 ना भी दे तो केवल डेल्टा साइन लगा दे, है ना, तो समझ जाना कि वो इवन मैग्नीज से मतलब हीटिंग कंडीशन दिखा दे, तो मतलब हाई टेम्परेचर पे करा रहे हैं तो आप समझ जाना कि एलिमिनेशन वाला मेजर बनेगा। और डेल्टा साइन गायब कर दे, है ना, नॉर्मल जैसे SN1 रिएक्शन में हीटिंग रेयरली ही शो की जाती थी, है ना, SN1 में बस एक हम लोग पढ़े थे SN2AR, वहां पे थोड़ी हीटिंग की बात करते थे, अदरवाइज नॉर्मल SN1 SN2 रूम टेम्परेचर पे ही होती है ना, उसमें हीटिंग जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन एलिमिनेशन के लिए हीटिंग बहुत जरूरी है। तो हम लोग SN1 पढ़ी होती है एक तरीके से सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल्स इन सब पे पढ़ी। हाँ हाँ तो यहाँ पर ऐसे कोई भी नहीं आ रहा है। नहीं है तो अल्कोहल ही मेन रिएक्टेंट तो अल्कोहल ही है ना। हाँ कुछ अभी और भी है ना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा भी है P2O5 है, वो भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो है ना, तो भी आएंगे वो सब चीजें मिलेंगी आपको। तो अब पहले क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स पे जो की पॉइंट है उनको एक जगह लिख लेते हैं, है ना, कौन कौन सी बातें याद रखने वाली है। तो की पॉइंट अबाउट E1, ठीक है, कि कौन सी बातें जो दिमाग में हम लोग बिल्कुल सेट कर लेंगे। तो E1 के लिए पहला पॉइंट तो यही कि आपसे पूछे कितने स्टेप की मैकेनिज्म है ये, तो इसको हम लोग बोल देते हैं 2 स्टेप मैकेनिज्म, है ना, इसको बोल देते हैं 2 स्टेप मैकेनिज्म। लेकिन इसमें भी एक फेल है, 2 स्टेप जब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट ना हो रहा हो, जैसे अभी कार्बोकेटाइन बना तो हो सकता था कि वो अनस्टेबल बनता और रीअरेंज करके स्टेबल करता अपने आप को, तो एक स्टेप बढ़ जाता फिर 3 स्टेप हो जाती, तो मिनिमम 2 स्टेप है, ये से लिख सकते हो। ठीक है, या इन जनरल 2 बोल दिया जाता है क्योंकि एनसीईआरटी वाले एग्जांपल्स में वो रीअरेंजमेंट पे भरोसा कम करते हैं या वैसे एग्जांपल वो देते ही नहीं है। ठीक है, या बहुत आपको मुश्किल है कि एनसीईआरटी में रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन मिले, तो एनसीईआरटी बोर्ड लेवल पे या फिर मेंस लेवल में क्या कहने में कोई बुराई नहीं है, इन जनरल बोलने में कोई बुराई। ठीक है, इन जनरल ये भी लिख लो, इन जनरल से ऑलवेज नहीं कह सकते क्योंकि कार्बोटाइन रीअरेंज करने लगा पता तो 3 स्टेप हो जाएंगे। अब उसमें पहला स्टेप कैसा होता है, आरडीएस होता है, बहुत पहला स्टेप वेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो ये थोड़ा सा SN1 की तरह ही है, पहला स्टेप सिमिलर होता है SN1 और E1 में। ठीक है, और पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कार्बोकेटाइन का बनना ही आरडीएस है ना,
इसमें ये भी बोल सकते हैं that is ठीक है, इस बात को भी लिख सकते हैं that is formation of carbocation is the rate determined. Even interval नहीं, जो एक्सो एंडो पता करते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी से नहीं पता करते हैं, वो तो प्रोडक्ट की जो फाइनल एवरेज एनर्जी है इसको देख लीजिए कितनी है और रिएक्टेंट की इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, वो डेल्टा एच हो जाएगा और वो डेल्टा एच के साइन से डिसाइड करना होता है ना। एंडोथर्मिक में वो प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि एल्कीन्स बन रहे होते हैं, एल्कीन जो होती है थर्मोडायनेमिक है ना, उसकी पोटेंशियल ज्यादा ही रहेगी, है ना। और अगर सिंगल बॉन्ड बन गया तो और कम हो जाएगी स्टेबिलिटी, है ना। एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होती है ना तो पोटेंशियल उनकी ज्यादा होती है, ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव उसकी पोटेंशियल ज्यादा, तो इस तरह से उसको बोला जाता है। एलाइलिक में 3 डिग्री वाला एलाइलिक, बेंजाइलिक और 3 डिग्री में बेंजाइलिक ज्यादा ही माना जाता है। उसमें ये मतलब बहुत प्रिसाइज होके बोलो तो ये बोला जाता है बेंजाइलिक 1 डिग्री है, अगर बेंजाइलिक 1 डिग्री है और 3 डिग्री है तो बराबर, उसमें मॉरिसन बॉयड ने दिया कि लगभग बराबर है ना, कुछ क्या पाना पॉसिबल नहीं है कि कौन ज्यादा कौन का। लेकिन अगर बेंजाइलिक और 2 डिग्री बेंजाइलिक तो अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है, फिर वो श्योरली ज्यादा ही स्टेबल होता है 3 डिग्री से। बेंजाइलिक 3 डिग्री तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर वो बहुत स्टेबल होगा। हाँ, बेंजाइलिक 3 डिग्री और बेंजाइलिक 2 डिग्री ये टर्शरी कार्बोटाइन से बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो बेंजाइलिक 1 डिग्री है तो नियरली सेम होता है, फिर भी जेई को मानता है कि ज्यादा ही होता है, मतलब उसने एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे कि बेंजाइलिक 1 डिग्री को ज्यादा ही माना है, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे बढ़िया बुकें हैं ऑर्गेनिक की, मॉरिसन बॉयड हो गया, सोलोमन, वो थोड़ा सा इसमें लगभग बराबर कंसीडर कर लेते हैं, कुछ वो कहने से कतराते हैं, ठीक है। एक तरफ हो रहा है और जो इक्विवेलेंट वाला है उसमें कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और नॉन इक्विवेलेंट में ज्यादा है, तो फिर नॉन इक्विवेलेंट वाला ज्यादा इक्विवेलेंट ज्यादा वो तो तब होता है जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले टाइप ऑफ रेजोनेंस देखें, अगर इक्विवेलेंट है तो वही ज्यादा होगा, और फिर अगर दो ऐसे केस जिसमें दोनों में इक्विवेलेंट है तब नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या दो ऐसे हैं जो दोनों में नॉन इक्विवेलेंट है तब नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, है ना। अब है ना, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। 2 स्टेप मैकेनिज्म है इन जनरल। फर्स्ट स्टेप आरडीएस है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोटाइन का फॉर्मेशन जो होता है वही वाला स्टेप आरडीएस होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा फिर उसने रेट की बात करी है, ये तो आप काइनेटिक्स के लैंग्वेज से लिख सकते हो। काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग रेट बताइए किस पे डिपेंड करेगा। देखो इसकी मैकेनिज्म पे वापस आते हैं। इसका सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, ये वाला है ना, इसका ये वाला स्टेप, और इस स्टेप में रिएक्टेंट कौन है, ऑक्सोनियम है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो जो ऑक्सोनियम आयन बन रहा है ना उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऑक्सोनियम आयन तो जनरली कैसे लिख रहे हैं सर, हम जैसे ऑक्सोनियम आयन है वो उस पर डिपेंड करेगा, अल्कोहल की कंसंट्रेशन पे अल्कोहल। हां, रुक जाओ और आप, ठीक है। तो याद करो हम लोगों ने काइनेटिक में सबसे लास्ट में ये टॉपिक पढ़ा था कि किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखते हैं तो पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है स्लो, उससे उसका रेट ना लिखते हैं। लेकिन फिर ये भी बोलते हैं कि इंटरमीडिएट के टर्म में कभी लिखना नहीं चाहिए, इंटरमीडिएट के टर्म में कभी एक्सप्रेस नहीं करना है ओवरऑल को। और ऑक्सोनियम आयन एक तरह से इस रिएक्शन का क्या है, एक इंटरमीडिएट ही है ना। तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, और जब इसको हटाएंगे
तो आ जाएगा अल्कोहल का कंसंट्रेशन पे, है ना, किस पे आ जाएगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्कोहल के कंसंट्रेशन। तो इस तरह से वो इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा अल्कोहल के, और इसकी पावर 1 है, तो इसीलिए इसका कोई पूछे ऑर्डर क्या है, तो 1, इसीलिए इसको थ्योरी में हम लोग E1 बोल रहे हैं। E1 में 1 जो है ना वो ऑर्डर है रिएक्शन, E1 में जो 1 है वो ऑर्डर है, ठीक है, तो वो इस हिसाब से बोल दिया था, लेकिन पहले तो ऑक्सोनियम ही लिखना चाहिए, ठीक है, वो बात नहीं कि वो इंटरमीडिएट है उसको हटाना पड़ेगा। फिर अगर आपसे पूछा है कि E1 में कौन सी स्पेसीज इंटरमीडिएट की तरह बनती है, तो कार्बोकैटायन है, ये अगर आप पूछेगा तो बता ही दोगे आपको, कार्बोकैटायन, ठीक है। E1 में कार्बोकैटायन जो होता है वही आपका इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और कार्बोकैटायन जब बनता है तो उसके रीअरेंजमेंट होने के भी पूर्ण चांस होते हैं, तो ये बात भी कॉमन है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में टेक्स प्लेस, ठीक है। फिर आते हैं, हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात है, रेट ऑफ E1 मेकिंग, E1 रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट अगर हम लोग लिखें तो वो किस पे डिपेंड करा सकते हैं हम लोग, स्टेबल, देखो किसी रिएक्शन का रेट अल्टीमेटली देखा जाता है उस रिएक्शन में बनने वाले इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना, और इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन, तो इसी के कारण 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। हाँ, नहीं 1 अपॉन क्यों, सर जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना चांस होगा हाइड्रोजन निकल जाएगा ना, अगर स्टेबल होगा तो नहीं निकलेगा हाइड्रोजन। यार तो हमेशा नई थ्योरी क्यों जनरेट करने लगते हो, बोला कि आपने कहा था ना कि जितना स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा उतनी जल्दी H+ निकलेगा। अरे देखो वो ग्राफ से देखो आप लोग कि इसमें मेन इंटरमीडिएट तो कार्बोकैटायन है, ये सब अब जितना देखो इसकी एनर्जी घटेगी तो ऑब्वियस है आगे का रास्ता और आसान होगा, है ना, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी तो आगे बनने में TH2 की एनर्जी और कम हो जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल सेकंड वाले पाथ को क्या कर लेंगे, क्रॉस ओवर करना शुरू करेंगे, तो एल्कीन बनने का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब अगर मान लो कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है तो ऐसे ग्राफ बनने लगेगा, तो इधर का भी उतना ही उठ जाएगा जिधर इतना उठाएगा, है ना, तो फिर क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल अब नए वाले बैरियर को अब क्रॉस ओवर नहीं कर पाएंगे जो पहले कर रहे थे, ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना ग्राफ हमारा ऐसे नीचे और नीचे और नीचे, मान लो 3 कार्बोकैटायन है तो तीनों की स्टेबिलिटी अलग अलग है, तो जिसका जो सबसे स्टेबल होगा उसका ये वाला पाथ नीचे की तरफ जाएगा, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नीचे लाई करेगी, तो उसका TH2 भी करस्पॉन्डिंगली कम एनर्जी का बनेगा, तो सेकंड बैरियर को क्रॉस ओवर करने वाले मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, बोलो भाई तुषार बेटा, सर लेकिन तब भी जो है अभी भी डाउट है, अच्छा SN1 में हम लोग क्या करते थे, SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या करते थे, सॉरी रेट ऑफ SN1 किसके प्रोपोर्शनल लिखते थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना, वही चीज यहाँ भी है, क्योंकि SN1 E1 में आधी मैग्नीज तो सेम ही है, कार्बोकैटायन के बनने तक तो मैग्नीज सेम ही है ना, ओके सर। तो अगला स्टेप फास्ट है उस पर वैसे डिपेंडिंग कर रहा है, तो इसमें सेम वही रिजल्ट आएगा, है ना। अब इसमें अगर डिग्री के हिसाब से लिखा जाए, जैसे आपको 1 डिग्री दे दिया जाए, 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, तो सबसे ज्यादा सबसे फास्ट रेट से डिहाइड्रेशन किस में होगा, 3 डिग्री, है ना, 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट रेट से होगा, है ना, 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा फास्ट रेट से होगा, क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन 3 डिग्री बनेगा वो सबसे स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, है,
अगर मान लो एक आपको 1 डिग्री अल्कोहल दिया जाए, 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आप सीधे बोल दीजिएगा कि टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन का रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि उनसे बनने वाले कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी वही है। ठीक है, 4 पॉइंट दिखा दीजिए। अच्छा, तो ये पॉइंट एक नोट कर लिए हैं। फिर इसमें पॉइंट ये 6 पॉइंट देख लीजिए, ये थोड़ा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री से कनेक्टेड पॉइंट है। ये पॉइंट भी देख लीजिए, 6 पॉइंट कह रहा है इट इज अ रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। बोलते हैं कि जो इवन मैग्नीज होती है ना, वो रेजियो सिलेक्टिव होती है। अभी इसका मतलब समझ, अभी बताऊंगा रेजियो सिलेक्टिव मतलब क्या होता है, पूरा पहले सेंटेंस पढ़ लीजिए। इट इज अ रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन हेंस सैडजक एल्कीन इज फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो बोलते हैं कि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का कहना है ये कि ऐसी रिएक्शन जो रेजियो सिलेक्टिव होती हैं, अभी ये पढ़ेंगे ये होती क्या है, लेकिन अभी इस नाम से तो आप कनेक्ट करना है आपको कि अगर कोई रिएक्शन रेजियो सिलेक्टिव होती है तो वहां पर हमेशा सैडजक रूल फॉलो होता है, या सैडजक रूल में बनने वाली एल्कीन को सैडजक एल्कीन बोल दिया जाता है, और सैडजक एल्कीन से बनने वाली एल्कीन हमेशा क्या हुआ करेंगी? मेजर प्रोडक्ट हुआ करेंगी। ठीक है ना? अभी ये बात समझ में आया रेजियो सिलेक्टिव क्या होता है, अभी उसको समझ में आता है। देखो नीचे एग्जांपल दिया गया है इस बात को समझने के लिए कि जैसे रेजियो सिलेक्टिव का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे इसको ऐसा समझाया गया कि कोई रिएक्टेंट है या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं बी, सी और डी, है ना? इससे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? बी, सी और डी। अब अगर एक कंपाउंड से 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं और तीनों की यील्ड जब निकाली गई, तीनों की परसेंटेज यील्ड, तो वो अलग अलग आई, है ना? और इन तीनों में किसी एक की यील्ड बाकी दोनों के यील्ड से बहुत ज्यादा डिफर कर रही है ना? अगर ऐसा कुछ दिखाई दिया, जैसे मान लो ए से बन रहा है बीसीडी, लेकिन एक बन रहा है 50% और एक बन रहा है 50% तो हो जाएगा, एक 33%, ठीक है, एक 30% और एक बचा हुआ 36%। तो ये यील्ड लगभग बराबर वाली है, मतलब 33, एक 33 ही हो गया, दूसरा 33 से 3 कम हो गया, दूसरा 33 से 3 ज्यादा हो गया, तो फिर वो रिएक्शन रेजियो सिलेक्टिव नहीं बोली जाएगी। रेजियो सिलेक्टिव समझ रहे हो कि ए से बन रहा है बी, और बी बन रहा है 10%, सी बन रहा है 5% और डी बन रहा है सीधा 85%। मतलब एक की यील्ड बाकी दोनों की यील्ड से काफी लार्ज डिफरेंस शो कर रही है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजियो सिलेक्टिव, है ना? मतलब कोई एक प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंटली फॉर्म हो रहा हो, है ना? देखो नीचे लिखा होगा ओनली वन इज प्रीडोमिनेंटली मोर स्टेबल। मतलब इन तीनों में कोई एक प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंटली मोर स्टेबल हो, मतलब दूसरों बाकी जो बचे हुए प्रोडक्ट हैं उनसे कहीं ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है ना? बट फॉर्म्ड, है ना? लेकिन बट फॉर्म इन ए कंपेरेबल यील्ड, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसे केस में कौन सी रूल फॉलो होता है? सैडजक रूल फॉलो होता है। तो पहले नोट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बट नॉट फॉर्म्ड इन अ कंपेरेबल परसेंट यील्ड होगा ना, अगर कंपेरेबल फॉर्म हो गया तब तो रेजियो सिलेक्टिव नहीं होगा। नॉट लिखो उसमें, वो तो उल्टा हो जाएगा। क्योंकि प्रीडोमिनेटली में मोर स्टेबल होगा तो परसेंट में तो अच्छा खासा फर्क आएगा, बट नॉट हाँ हाँ, मतलब वो एग्जांपल में ऊपर लिख देते हैं। जैसे मान लो एक 5% बनता है, एक का बहुत ज्यादा है ना, 10, हाँ इस तरह एक रफ एग्जांपल ले दिया तो उससे कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है कि डी यहाँ पे जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, और वो मेजर है ना, उसकी परसेंटेज बाकियों से बहुत ज्यादा डिफर कर रही है, बहुत ज्यादा है ना? क्लियर? और एक ही प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट
इसका मतलब ऐसे समझ लो कि अगर मान लो ये सिचुएशन ऐसी होती है कि 30% बंदा होता है, एक 33% बंदा होता है, एक 36%, तो इनकी यील्ड लगभग कंपेरेबल टाइप की। इसमें ये कह पाना कि कोई एक प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंटली मोर स्टेबल है, ये नहीं कह सकते। फिर बोलते हैं सब ठीक ठाक स्टेबल है, कोई थोड़ा सा ज्यादा है, कोई थोड़ा सा कम, है ना। तो ये फिर रिजियो सिलेक्टिव का केस ना होता, ठीक है ना। हरी बात। और ज्यादातर ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन देखी जाती हैं, ऐसा भी नहीं है ना, क्योंकि अभी तक मोस्टली हम लोग ऐसी रिएक्शन ही पढ़ते हैं कि एक यील्ड बहुत ज्यादा होती है तो एक की बहुत ही कम होती है, उसको इग्नोर ही मार देते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन SN1 में अगर बोला जाए, क्या SN1 रिजियो सिलेक्टिव है ना। SN1 में अगर सोचो कि SN1 में अगर काइरल कार्बन जनरेट हो रहा है तो उसमें 50% डिस्टो बनने लगता था और 50% लीवो बनने लगता था, तो वो कंपेरेबल यील्ड के साथ बनते थे, इसलिए उसको हम लोग रेजियो सिलेक्टिव का दर्जा नहीं दे सकते, है। लेकिन E1 रेजियो सिलेक्टिव, इसमें ऐसा नहीं होगा कि 50-50 या लमसम बराबर, ठीक है। ऐसा तो भी नहीं है, हाँ, तो इसमें वो भी नहीं होगी। SN2 में कोई रेजियो सिलेक्टिव नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, पहले फिर क्वेश्चन करते हैं कुछ। बोलो भाई, समझ में आ रहा है बेटा? कितने में किसी को कोई तुषार बेटा, तुषार क्वेश्चन पूछते रहा करो यार, है ना। मैं क्वेश्चन पूछने के लिए मना नहीं करता, ठीक है, लेकिन जब तुम बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगते हो ना, तब मैं थोड़ा बोलता हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, अरेंज द फॉलोइंग रिएक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। आपको बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कुछ अल्कोहल लिखकर दे दिए जाएंगे और सीधे आपसे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन पूछने लगेगा उनका, है ना, ऑर्डर पूछने लगेगा, ठीक है। तो जैसे आपको ये 3 अल्कोहल दिए हैं, बता सकते हैं क्या ऑर्डर होगा? CB C is greater than B group. ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसमें तरीका बस वही है कि आपको इतना बताना चाहिए, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन E1 मैग्नीज को फॉलो करता है, ठीक है। इसका मतलब ये OH निकलेगा तो कार्बोकेटाइन, अच्छा E1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि कार्बोटाइन का बनना RDS है, कार्बोटाइन का रीअरेंजमेंट होना RDS नहीं है। कई बार क्या होगा कि कार्बोटाइन बनेगा और अगले स्टेप में वो रीअरेंज भी होता दिख रहा होगा, लेकिन अगर केवल रेट बताना है डिहाइड्रेशन का तो उसका रीअरेंज होके नया कार्बोटाइन बनना, उसकी स्टेबिलिटी मत देखने लगना, ठीक है। जो ओरिजिनली बन रहा है जिस कार्बन से वो जुड़ा, बस उसी कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर से बताएंगे, है ना। कार्बोटाइन का बनना RDS है, ना कि उसका रीअरेंजमेंट होकर नया कार्बोटाइन बनना है, तो वो चीज कंफ्यूज मत होइएगा। अब सेकंड में आपने बताया कि यहाँ पे आएगा 2 डिग्री वाला, ऑब्वियस है 2 डिग्री बनी ज्यादा स्टेबल होगा, और थर्ड वाले में बेटा ये OH अगर निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोटाइन आपका सबसे स्टेबल बन रहा होगा 3 डिग्री, है ना। तो ओवरऑल ऑर्डर हमारा हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब सबसे फास्ट रेट से डिहाइड्रेशन टर्सरी अल्कोहल का होगा, मतलब C फिर B फिर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर हो गया, ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो रही बात? सेकंड वाला बता दीजिए, CBA है, बहुत बढ़िया। इसमें अगर आप इसको हटाएंगे तो यहाँ कार्बोटाइन बनेगा और ये आपका 2 डिग्री, ठीक है। और इसमें हटा दीजिए तो है तो बेटा ये भी 2 डिग्री, हाँ, तो पीएच के बगल में बैठा हुआ है, बेंजीन के बगल वाला कार्बन बेंजाइलिक होता है, तो वो 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक, मतलब बेंजाइलिक 2 डिग्री, तो एक ओनली 2 डिग्री है, एक 2 डिग्री बेंजाइलिक, तो 2 डिग्री बहुत स्टेबल होगा, वो बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ लपट झपट करेगा, मतलब रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें अगर OH हटेगा तो 3 डिग्री
और ऊपर से डाई बन जाएगी, पता डिग्री है ना, ऊपर से डाई बन जाएगी, इसके आरएससी बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है, तो वही बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोग, 3 डिग्री प्लस डाई बन जाएगी, है ना। तो यही सब बातें आपको समझनी, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सी, अच्छा हाँ, इसमें क्या होगा बताइए, CAB CAB है ना। हाँ ठीक है बेटा विनीत, सही। तो सबसे ज्यादा सी होगा, उसका रीजन को बताओ भाई, रीजन भी तो बताओ। रेजोनेंस रेजोनेंस है ना, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बनते होंगे कार्बोन। जैसे पहले वाले में अगर आप OH को हटाएंगे तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, ठीक है, और ये आपका एलाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। हाँ एलाइलिक भी और 2 डिग्री भी, तो एलाइलिक प्लस 2 डिग्री, ठीक है। दूसरे वाले में अगर देखें तो इसमें कैसा बन रहा है भाई, इसमें ओनली 2 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और तीसरे वाले में डाई एलाइलिक कार्बोकैटायन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक डाई एलाइलिक है और इसके कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, स्टेबलाइज बाई 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला भी स्टेबलाइज हो रहा होगा, लेकिन इसके 2 ही बन रहे होंगे, कि ये पाई बॉन्ड इधर घूमेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट के यहाँ पे होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, हाँ बताओ बेटा। अरे डायरेलिक डाई एलाइलिक, हाँ है तो वो एलाइलिक ही बोलना चाहिए, डाई एलाइलिक जो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से होता है, तब होता है, ठीक है। तो इसको थ्योरी में एलाइलिक ही बोलोगे, एलाइलिक है, लेकिन इसके टोटल जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो 3 बन रहे हैं, है ना। ये तो इसलिए सबसे ज्यादा सी हो गया और फिर ए हो गया, है ना, सी फिर ए फिर बी, है ना, क्लियर है। जीवन में डिहाइड्रेशन है और एक नेम रिएक्शन है, फिनिकोलिन, मतलब मेन अल्कोहल के अल्किलाइड वाले में एसएन1 डोमिनेंट रहती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो एक ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये एक आपको अल्कोहल दिया हुआ है ना, और रिएक्शन करा रहा है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, टेंपरेचर उससे मेंशन कर रखा है 140 से 160, तो इसका इशारा है एलिमिनेशन की तरफ, ठीक है, क्योंकि हाई टेंपरेचर ले रहे हैं ना। 2 बातें पूछी, पहला नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन कितनी बनेगी, तो अच्छा ये बताओ, अगर उसने बोला नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन तो इसमें मेजर माइनस सब बतानी पड़ेंगे इसमें, आता है ना। यस सर। तो इसमें हमें सारी बतानी पड़ेगी, तो अच्छी खासी कसरत करा रहा है आपसे, और फिर लास्ट में पूछा है मेजर भी बताओ, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार इसको देख लेते हैं। तो हाँ कितने बता रहे थे, 2, नहीं जल्दीबाजी में आंसर दे रहे हो, एक बार बनाते हैं फिर देखते हैं कितने होंगे, हैं। बिल्कुल जल्दीबाजी आंसर नहीं देना बेटा, क्योंकि एडवांस में आपसे वो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा तरफ देगा कि आपसे वो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। सर जीआई भी शो हो जाएगा। हाँ इसमें रीअरेंजमेंट होगा, इस वजह से बेटा ज्यादा आंसर बनेंगे, एग्जैक्टली कितने बनेंगे वो तो बनाने पे ही बताया जा पाएगा, है ना। अब देखो पहले स्टेप में इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये अपने H+ आयन देगा और OH का मन मचलेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा और ये अटैक मार देगा H+ पे, है ना, और बना देगा
ऑक्सोनियम है ना। पहले स्टेप में तो ऑक्सोनियम आयन का बनना तय है भाई, तो CH3 CH CH3, और ऑक्सोनियम आयन बोलेगा मैं रुकेगा नहीं, वो निकल के क्या बना देगा, कार्बन, है ना। इतना तो मैं कहा से अब तुम लोग को समझ में आ ही रहा होगा। आप लोग चाहो तो डायरेक्ट भी कार्बोनेट बना सकते हो, मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। नहीं आप कहोगे सर आपने ये स्टेप, तुषार कहेगा सर आपने ये स्टेप गायब कर दिया तो मुझे तो पूरा ही लिखना पड़ेगा मजबूरी। तो ठीक है, आपने कार्बोनेट बना दिया। अब इसमें यहाँ से देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जो कार्बोकैटायन बना है ना बेटा, इस कार्बोकैटायन में ही देखो, है ना, कि जो बेस का एनायन है HSO4-, अब वो इसका एसिडिक हाइड्रोजन चुरा ले, क्योंकि E1 में अगला स्टेप क्या होता है कि कार्बोकैटायन के पड़ोस वाले बीटा कार्बन से H निकलने लगते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है ये H इस वाले बीटा से निकाले, है ना, और यहाँ से जब H निकलेगा तो देखो इसका एक मैं H अलग करके दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। CH2O एक H अलग, ठीक है। तो ये इधर से H निकाले और इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करके डबल बॉन्ड, है ना, एक ही एल्कीन बनती हुई दिख रही है, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर ये वाला बीटा से क्या दुश्मनी है, इसका H निकाल लेता अगर ये, है ना, और ये जब H निकलता तो इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन घूम के डबल बॉन्ड यहाँ भी तो बना सकते थे। बिल्कुल सही बात है ना। अभी तो हम लोग पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, मेजर माइनर तो बात की बात है, ठीक है। तो उसको भी बनाते हैं, वो सेकंड पॉसिबिलिटी वाला है कि बेटा यहाँ से H निकालना है, वो इसके लेफ्ट वाले बीटा कार्बन से H निकालना है। पहले राइट वाले से निकाला, अब वो लेफ्ट वाले से निकालना, ठीक है। तो एक ये एल्कीन भी बन गई, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसमें आता है कि ये जो कार्बोकैटायन है ये तो रिअरेंज भी कर सकता है, रिअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, कर सकता है कि नहीं, क्योंकि इस समय कितने डिग्री में है 2, तो अगर ये किसी तरह से यहाँ पे आ गया तो 3 डिग्री पे आ जाएगा। तो एक बार इसको करा दो रिअरेंजमेंट, है ना, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, और हाइड्राइड शिफ्ट करा के इसको रिअरेंजमेंट करा के 3 डिग्री पे ले आओ, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा हमारा प्यारा राजस्थान में, हाइड्रोजन के रीअरेंज करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब इस सिचुएशन में भी देखो अगर तो बीटा कार्बन, अब बीटा कार्बन ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, 3 बीटा कार्बन। इसमें 2 तो आइडेंटिकल है क्योंकि ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है बेटा। आप इसका H निकालोगे तो भी वही एल्कीन बनने वाली है, यही बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर कोई बेटा इसका H निकालेगा तो भी वही। तो ये दोनों में कोई एक ही को देखो, 2 को मत देखो, है ना, एक को हटा दिया। अब देखो अगर आप इस बीटा से H निकालते हो तो डबल बॉन्ड आएगा यहीं पे आ जाएगा, लेकिन ऐसी एल्कीन क्या अभी तक बनी नहीं बनी ना। तो एक एल्कीन यहाँ पे एक्स्ट्रा बनती हुई दिख रही है ना, यहाँ पे CH2 जो अभी पहले जो 2 बनाई उनमें से नहीं है वो, ठीक है। अब इधर मैं सोचो कि ये जो राइट वाला बीटा अगर इससे H निकलेगा तो यहाँ से H निकलेगा तो यही डबल बॉन्ड आएगा, और ये एल्कीन हम लोग बना चुके हैं, तो फिर वो बनाने का मतलब नहीं है दोबारा, ठीक है। तो पॉसिबल एल्कीन कितनी बन गई, 3 बन गई है। एक बात और देख लें, कोई एल्कीन ऐसा तो नहीं जो GI शो कर रही है जिसके सिस और ट्रांस बन रहे हो, क्योंकि जब पॉसिबल बोल रही है ना तो उसमें इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, वो उसकी जो मात्रा है वो छुपी हुई है। सर ऐसा कुछ, लेकिन इस एग्जांपल में कोई GI शो नहीं कर रहा है, वो इस वजह से आंसर 3 ही हो जाएगा ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि इस डबल बॉन्ड के बॉन्ड पे GI नहीं हो रही, इस डबल बॉन्ड के बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों मेथिल मेथिल सेम हो गया इसलिए नहीं हो पा रही, और इसके बाद दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो फिर तो बेटा आंसर 3 हो जाएगा बेटा।
पॉसिबल एल्कीन 3 बन जाएंगी। लेकिन अगर कोई एल्कीन जीआई शो कर रही हो जरूर देख लेना ये चीज आप लोग क्वेश्चन करते समय कि अगर इनमें से एक भी जीआई शो तो वो आंसर 4 हो जाता है, क्योंकि उसके फिर 2 बनने लगते हैं ना, एक सिस एक ट्रांस। ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें मेजर कैसे बताएंगे? सर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। हाँ, अब इसमें मेजर बताने के लिए आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी देख लेंगे। ठीक है, एल्कीन की स्टेबिलिटी कौन सी है? देखो, क्योंकि देखो अगर आप कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी से देखोगे ना तो कई बार कंफ्यूज हो सकते हो। आप सोचोगे कि ये वाली एल्कीन तो इससे भी बन रही थी और इससे भी बन रही थी। अगर ध्यान से देखा होगा आपने कि जब बेस इसका H छुड़ाएगा ना ये वाला तो ये एल्कीन दोनों से बन रही है, तो हम किससे माने कि वो इससे ज्यादा बन रही है, इससे ज्यादा बन रही है? इसका 3 डिग्री कार्बन। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से तो रेट पता कर लेना है, लेकिन जब मेजर माइनर की बातें हो ना तो आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखो कि एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है ना? एलिमिनेशन रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन होती है, जिसमें प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बन रहा होगा ना उसकी यील्ड ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। ठीक है, और एल्कीन प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं। तो आप तीनों डबल बॉन्ड में देख डालो कि सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर किसके बन रहे हैं, है ना? तो वो इसी के मिलेंगे आपको। इसमें 3 3 3 बेटा 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसमें अगर आप गिनेंगे तो बेटा इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वाले फंडे में, है ना? तो इसमें कितने बनेंगे? इसमें एक ही बनेगा, ये तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगी। और इसमें तब भी थोड़े 3 और 2 5 लेकिन सबसे जो ज्यादा यील्ड के साथ बनेगी वो जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी और वो हमारी मिडिल वाली होगी। तो इसमें रीअरेंज कार्बोकैटायन नहीं देखना होगा, मतलब रीअरेंज और स्टेबिलिटी। हाँ देखो, एक इसका ये भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि देखो ये कार्बोकैटायन से कुछ परसेंट तो ये बन ही रही होगी, और फिर जब रीअरेंज होके ये कार्बोकैटायन बन रहा होगा और जब यहाँ से H निकल रहे होंगे तो इससे कुछ परसेंट में बन रही होगी, तो ये क्या हो गई? ऑब्वियसली ज्यादा परसेंट बन जाएगी, क्योंकि है ना, बात समझ आ रही? लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से भी ये कुछ परसेंट में बन ही रही होगी, है माना कि कम ही परसेंट बन रही होगी, और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से ये अच्छा खासा परसेंट में बन रही होगी। ये वाली एल्कीन दोनों इंटरमीडिएट से बन रही है ना? तो कहीं ना कहीं स्टील वैसे भी ज्यादा होगी। ठीक है, और सबसे बढ़िया तरीका बता रहे हैं आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से ना देखकर अगर मेजर एल्कीन जब भी पूछे तो बेटा है कि आप एल्कीन की स्टेबिलिटी देखना। ठीक है, ठीक है। सर एक चीज सर, जैसे कि जब हम लोग को भी पता है ना कि हम लोग को उस वाले कार्बोकैटायन तक तो आना ही है जहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम लोग लेफ्ट साइड पे आ गए। इन दोनों में देखना है फिर जिस पे कम हाइड्रोजन होंगे वो वाली। हाँ, सेटजर रूल वो अच्छा, सेटजर रूल यहाँ पे लगा सकते हो कि जैसे ये वाला कार्बोकैटायन है, देखो जैसे ये वाला कार्बोकैटायन है, अब आपके मन में आ रहा है सर ये ज्यादा बन रहा है, ये ज्यादा बन रहा है, ये तो चलो एल्कीन की स्टेबिलिटी हमने पता लगा लिया, लेकिन आपको यहीं पे अगर डिसाइड करना हो, अगर आपको केवल आंसर में मेजर एल्कीन ही पूछ रहा होता, वो टोटल एल्कीन आपसे गिनवा ही ना रहा होता, तो फिर हम लोग ये वाले प्रोडक्ट अननेसेसरी क्यों बनाते? तो वहां पे हम लोग क्या करते? देखो इस कार्बोकैटायन के इस बीटा पे हाइड्रोजन का नंबर गिनते 3, इस पे गिनते 2। तो सेटजर रूल बोलता है कि जिस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है उससे बनने वाली एल्कीन की यील्ड वैसे भी ज्यादा होती है एलिमिनेशन रिएक्शन में, और वो एल्कीन को सेटजर एल्कीन नाम भी दे दिया है। तो अब आप इस मतलब राइट वाले बीटा से निकालोगे ना तो ये एल्कीन बन रही ना, ये सेटजर एल्कीन भी है ना? सेटजर एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होगी इसके। ठीक है सर। हाँ बोलो बेटा। सर मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि मेजर माइनर चेक करना हो तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी देखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेजर एलिमिनेशन रिएक्शन में मेजर माइनर देखना है तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एल्कीन को ही देखिएगा, है ना? जब तक बेस एस बहुत बल्कि ना हो। अभी E2 में एक कंडीशन और पढ़ेंगे, वहां पे जब बेस बहुत बल्कि होता है तो वहां पे हॉफमैन एल्कीन भी कई बार मेजर हो जाता है।
लेकिन E1 में तो आप सीधे देख लीजिएगा ना। अब एक ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आप नोट कर लिए, लेकिन इसका आंसर आपको अभी नहीं करना है, होमवर्क में इसको नोट कर लिए, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा मुझे बताने में भी और आपको खुद भी करने में। तो मैं चाहता हूँ ये आप ही करना, टाइम देकर 5 मिनट 7 मिनट लगा के आराम से करना, ठीक है। इस एल्कीन का रिएक्शन डिहाइड्रेशन करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वही दो बातें पूछ ली है, नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन पूछी है, तो पूरी मैकेनिज्म से जाना होगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे हम लोग, और मेजर एल्कीन फिर उनमें से बतानी है, ठीक है। जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन है वैसा ही ये वाला भी है, लेकिन एक इसको आप लोग करिएगा और अगली क्लास में इसको रिसर्च भी कर देंगे, ठीक है ना। अभी फिर आगे बढ़ते हैं ना, नोट अगर कर लिया हो तो 1 मिनट। चलिए हाँ, तो इसको आप अभी ना करके, है ना, आंसर मत देखिएगा, ठीक है। हाँ, एक ये वाला करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको अल्कोहल दिया हुआ है, H+ आयन हीट सिंबल दे दिया, मेजर प्रोडक्ट पूछा है ना। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं जिसमें डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा होगा, मेजर है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल लेकिन नहीं पूछता इसमें। अब इसमें पहली बात तो आपको ये क्लिक करना चाहिए कि इसमें एलिमिनेशन ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो अल्कोहल है और H+ आयन, कई बार वो केवल H+ आयन लिख देगा, तो समझ जाना कि वो सल्फ्यूरिक एसिड से आने वाला है H+ आयन होगा, या किसी दूसरे एसिड से भी, HCl से भी आ सकता है ना। और ये बेस H+ आयन को कैप्चर करेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा और फिर वो है ना निकल लेगा, इससे समझ रहे हैं कार्बोकेटाइन का बनना तय है, ठीक है। और बाद में वो हीट कर रहा है, इसका मतलब कार्बोकेटाइन बनने के बाद वो एलिमिनेशन कराना चाह रहा है, क्योंकि हीटिंग प्रोसेस मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन से नहीं जाना है, एलिमिनेशन से जाना है, E1 है ना। तो अब आप करेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा क्या करना है? देखो जब भी डेल्टा साइन होता है तो मान के चलना कि 100 के ऊपर का ही टेम्परेचर है, मतलब केमिस्ट्री में डेल्टा साइन रिएक्शन में 100 के अबव टेम्परेचर पे होने रिएक्शन के लिए यूज ही किया जाता है। 100 से कम पे हो रही तो डेल्टा लगाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वो नॉर्मल हीटिंग नहीं है ना, वो 100 के ऊपर वाला टेम्परेचर मेंटेन किया गया। 100 के ऊपर वैसे भी एलिमिनेशन नहीं है अल्कोहल के केस में, ठीक है। इसमें ट्राई करो जरा क्या बनता है। सर यस इसमें सर वो थायरिडीन साइक्लोपेंटेन बनेगा क्या? हाँ क्या प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रिंग के अंदर एक हाँ 6 में बाहर एक मिथाइल लगा हुआ बाहर एक मिथाइल लगा और ठीक अंदर एक डबल बॉन्ड। हाँ। तो 7 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। अच्छा ये करो तो ठीक है। हम सोचे 7 अल्फा हाइड्रोजन 2 बन रहे हैं, ऐसी 2 एल्कीन तो नहीं बन रही, इससे 7 अल्फा हाँ रिंग एक्सपेंशन तो रिंग एक्सपेंशन में होगा ही होगा इसमें। हाँ ये केसी रिंग एक्सपेंशन का है, ज्यादा स्टेबल होती है ना उसमें हाँ रिंग स्ट्रेन कम हो जाता है। तो जब रिंग एक्सपेंशन हो रहा हो तो रिंग एक्सपेंशन करा के ही फिर मेजर माइनर प्रोडक्ट बनाया जाता है। अच्छा हम लोग के पास ये भी पढ़ा किसी 3 मेंबर रिंग है और उससे एक कार्बोकेटाइन अटैच है, वो नहीं करता है, वो वाला तो डांसिंग रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है ना, वो पहले से बहुत स्टेबल होता है। तो जो 3 मेंबर रिंग है और उससे डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन पे कार्बोनाइल बनेगा ना, तो उसको कभी मत कराइएगा रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत स्टेबल होता है। हाँ डांसिंग जैसे कि अच्छा वो नहीं वो डांसिंग रेजोनेंस 3 मेंबर रिंग वाले में बनता है। 4 में भी होता है, 4 है तो फिर उसमें नहीं 4 में भी डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता है। डांसिंग रेजोनेंस का एक ही एग्जांपल है कि 3 मेंबर रिंग और उससे डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन पे यहाँ पे कार्बोटाइन अगर बनता है तो ये कार्बोकेटाइन कभी एक्सपेंड मतलब इसको रिंग एक्सपेंशन मत करा देना। पता लगे आपने सोचा कि एक्सपेंड करा दिया और 4 मेंबर बना दिया, तो ये कार्बोकेटाइन डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, और ये डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज, तो ये इसकी कंडीशन में बहुत ज्यादा स्टेबल है। डांसिंग रेजोनेंस हाँ डांसिंग रेजोनेंस जब 4 मेंबर रिंग से अटैच है तो फिर
उसमें डांसिंग रेजोनेंस नहीं था, उसमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा। उसमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा। 4 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग, बस वही 2 केस ही होते हैं। तो इसमें पहले स्टेप में क्या होगा कि ये OH जो होता है, ये OH इस H+ आयन को कैप्चर करेगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में यहाँ पे कार्बोटाइन बना देगा, मैं सीधे कार्बोटाइन बना देता हूँ, ठीक है। पहले वैसे ऑक्सोनियम आयन बनेगा, लेकिन वही बात है कि आप लोग समझदार हो गए तो इतनी बातें तो समझ में आई नहीं होगी, ठीक है। ठीक है ना तुषार, कोई दिक्कत तो नहीं? डायरेक्ट कार्बोटाइन। अब ये एग्जांपल है आपका रिंग एक्सपेंशन का कि 5 मेंबर रिंग और उससे डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन पे अटैच्ड है कार्बोटाइन। तो अब यहाँ से रिंग टूटेगी, ठीक है ना, और ये वाला जो कार्बन है ये अटैक करेगा इस कार्बोटाइन वाले कार्बन, ठीक है। अब चाहो तो आप नंबरिंग कर दो, देखो जिस पे कार्बोटाइन बन रहा है उसको नंबर 1 दीजिए, इसको नंबर 2। इधर तो रिंग ही टूट गई तो आपको इधर ही घूमना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो 6 वाला कार्बन है वो 1 वाले कार्बन से कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। मींस इसमें 6 मेंबर रिंग हमारी बन रही है, 6 मेंबर रिंग बना रही है आप। साइक्लोहेक्सेन बनती हुई दिख रही है। अब इसमें क्या होगा, नंबरिंग कर देंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6। 1 पे मेथिल की एक साइड चेन लगा देंगे और कार्बोकेटाइन 2 वाले कार्बन को, ठीक है। अब इस स्टेप में क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। इस स्टेप में क्या होगा, देखो ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री से 3 डिग्री में आना चाहेगा, तो यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट और होगा, है ना। तो यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट और होगा, ये जो हाइड्राइड आयन है ये रीअरेंज करके इस कार्बोटाइन पे आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कार्बोटाइन बन गया। अब ये को भी स्टेबल है क्योंकि 3 डिग्री कार्बन पे आ गया, है ना, 3 डिग्री कार्बन पे आ गया। अब ये इसके बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि एलिमिनेशन कराया ना हम लोगों, तो इसका बीटा कार्बन बेटा ये मान लो, चाहे ये मान लो, तो सिमेट्री है। और से एक बीटा ये वाला भी है, लेकिन मेजर के लिए हम लोग सेट फ्लूट देख लेंगे कि जिस बीटा पे हाइड्रोजन कम होगा वहां से बेस निकालेगा हाइड्रोजन। तो ऑब्वियस है कि इधर वाले बीटा में 2 हाइड्रोजन है और ऊपर बीटा वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। तो आप लेफ्ट या राइट में कहीं से भी निकाल लीजिए, लेकिन ऊपर वाले से मत निकालिए, ठीक है, नहीं तो वो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बेस जो भी होगा, मतलब वो H+ आयन का जो एनायन होगा वो बेस, यहाँ पे उसने बताया नहीं है कौन है, लेकिन इतना तो पता है कि H+ आयन का एनायन बेस होगा, और वो अब यहाँ पे मौके पे चौका मारेगा और वो इसका H निकाल लेगा। अब वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन घूम के 5 बॉन्ड बना देगा, ठीक है। ये एल्कीन आपने बनाई होगी, है ना, ये मेजर हो जाएगी। हाँ बताओ। हाँ वो एक्सटेंडेड रेजोनेंस, नहीं यहाँ पे होता क्या है कि ये बॉन्ड टूटना और इसका अटैक करना साइमल्टेनियसली होता है। ये जो कार्बोकेटाइन है वो 6 पर 2 पे कैसे आ जाता है? अच्छा हाँ ठीक है, यस सही, वो बॉन्ड पर वो लेके भागा ना, यस यस, है ना, बॉन्ड पर 6 वाला लेके भागा तो कार्बोटाइन तो यही बनेगा 2 पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट 2 वाला होगा, ठीक है। तो चलिए बन गया। तो एक दो ये क्वेश्चन ये भी कर आपको कर लेने हैं ना, अब मैं भेज दूंगा मुझे होमवर्क, ये पिनी कॉल अगले स्टेप में क्लास में, ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। सर डिस्कशन कब वो किसका होगा? डिस्कशन कब होगा और किसका होगा? संडे को रखना है क्या? इस संडे को टेस्ट तो है नहीं किसी का, नो सैटरडे को क्लास
क्लास वैसे ही है मेरी, अब पीटीएम भी है इस संडे को, वैसे सैटरडे वैसे पॉसिबल नहीं, ठीक है। चलो फिर ऐसा करते हैं, संडे रख लेते हैं, ठीक है, संडे को रख लेते हैं, इलेक्ट्रो का रख लेते हैं, सर ठीक है। टाइमिंग क्या होगी सर? टाइमिंग मॉर्निंग में रख देंगे, जो बताओ आप। टाइमिंग में तो आप लोग बताओ। सर टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे बेटा, हाँ 8 बजे ना, 8 साढ़े 8 ऐसे रखते हैं, ठीक है। सुबह 8 बजे सर। सुबह ही पढ़ लो, ज्यादा सही रहेगा संडे।